देखिए, रूमर्स तो काफ़ी पहले से चलाया जा रहा था। और ये भी सुनने में आया है कि इस बार 300 प्लस वैकेंसीज आई। मेरा मानना है कि वैकेंसी तो 700 आनी चाहिए। तब से बच्चों के मन में यही दुविधा है कि 2025 कब तक हो सकती है। अगर 70 से कम आ रहा है तो मक्कारी कर रहे हो या आपके अंदर अभी कमी है। उनके लिए कोचिंग करना कितना ज़रूरी है। तो बिहार की बात करें, अभी 1900 समथिंग पोस्ट आई है, क्योंकि एमपी के बच्चों में उत्साह धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अपने परिवार को क्या जवाब दें, हर साल एक साल मांगते हैं। जो बच्चे अभी हाल ही में 2024 का मेंस देने वाले हैं, वो बच्चे क्या करें। चैट जीपीटी आज बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्री के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो वो 1-2 नंबर का जो फासला है उसको कैसे पूरा किया जाए। बिल्कुल मुश्किल है खुद से लड़ना। पता क्या है, एमपी के भी बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस बिल्कुल। गलत हो जाते हैं और बाहर आके बच्चे बोलते हैं कि यार गलती से ये क्वेश्चन गलत। अगर आप एमपी जीके को नजरिया चेंज करके देखोगे। प्री निकालने के लिए फाइनल टिप्स क्या हो सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं पूजा गिरीश आप सभी का स्वागत करती हूँ श्री रमा एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं हमारा अगला पॉडकास्ट। पिछले पॉडकास्ट को आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया और उसके बाद लगातार बच्चों ने एमपीपीएससी 2025 से संबंधित बहुत सारे प्रश्न किए। उन्हीं सारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए आज का हमारा ये पॉडकास्ट लेकर आया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस पॉडकास्ट की। और वेलकम बैक सर, आपने फिर से इस पॉडकास्ट के लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने सभी रमा एकेडमी परिवार के साथियों को, परिवार के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना प्यार दिया और हमारे लास्ट पॉडकास्ट को काफ़ी सराहा। उसमें बहुत सारे प्रश्न आपने पूछे एमपीपीएससी को लेकर के, तो अंत तक आपको बने रहना है। आपके जो भी सवाल हैं वो इस पॉडकास्ट में हम कहीं ना कहीं उसको लेकर के आएंगे। तो सर, हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न ही यही है कि जब से ये पता चला है कि एमपीपीएससी 2025 बहुत जल्दी होने वाली है, तब से बच्चों के मन में यही दुविधा है कि 2025 कब तक हो सकती है, क्या डेट्स हो सकती हैं, कब तक नोटिफिकेशन आएगा, इसके संबंधित क्या जानकारी है। देखिए, रूमर्स तो काफ़ी पहले से चलाया जा रहा था कि कुछ रूमर्स तो ऐसे भी थे कि ऐसा फील कराया जा रहा था कि पेपर 2025 दिसंबर में हो जाएगा। हाँ। क्योंकि पिछली बार दिसंबर में हुआ था। हाँ। तो ऐसा नहीं है, 2025 का एग्ज़ाम 2025 में ही होगा। लेट हो सकता है, पहले कभी नहीं हो सकता है। सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि 2025 का पेपर 24 में हो ही नहीं सकता है। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर माह में आने के पूरे चांस हैं, क्योंकि पेपर में ये कटिंग भी आया था और शेड्यूल भी इस तरीके से किया गया है। उसके बाद आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो जनवरी माह में, और एग्ज़ाम जो है वो फरवरी के एंड से मार्च या अप्रैल के बीच में कभी भी लिया जा सकता है। तो आपके पास 5 महीने से थोड़ा अधिक समय है। बिल्कुल, ये एक स्टैंडर्ड डेट होती है बिल्कुल। पीएससी की। बट पिछली बार क्या है, जब से कैलेंडर बिगड़ा था तब से बच्चों की जो शेड्यूल था वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। बिल्कुल, कैलेंडर जो है वो कोरोना से ही बिगड़ा हुआ है। कोरोना काल से ही कैलेंडर काफ़ी बिगड़ा हुआ है। और उसके बाद जो आरक्षण का मुद्दा है, 27% आरक्षण है ना, 14% आरक्षण, ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो मुद्दा आया है, उसकी वजह से काफ़ी बार डेट्स आगे बढ़ी हैं, क्योंकि कोर्ट केस ये सब चल रहा था। इस वजह से शेड्यूल को सेट करने में टाइम लगा है, परंतु इस बार 2025 का टाइम से हो सकता है, ये पूरी संभावना है। तो आप लोगों के पास जो निश्चित समय काल है उसमें अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करिएगा। जी। इसके बाद सर एक मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि ये भी सुनने में आया है कि इस बार 300 प्लस वैकेंसीज आएगी। तो क्या लगता है कितनी वैकेंसीज हो सकती हैं, और क्या इतनी वैकेंसी हमारे इतने बड़े एमपीपीएससी मतलब एमपी स्टेट के लिए उचित है। देखिए, वैकेंसी को लेकर के मेरा मानना है कि वैकेंसी तो 700 आनी चाहिए। बिल्कुल। कम से कम 700-800 आनी चाहिए। हमारा एमपी जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो देश में कहीं पीछे नहीं होता है। बिल्कुल। अभी हाल में बिहार की बात करूं, कंपेयर नहीं करना चाहिए लेकिन हो जाता है। तो बिहार की बात करें, अभी 1900 समथिंग पोस्ट आई है, 1900 से भी अधिक पोस्ट आई है बिहार पीएससी में। ऐसे अन्य स्टेट्स की जब हम बात करते हैं, यूपी पीएससी या फिर राजस्थान पीएससी, तो जब हम वैकेंसी देखते हैं इतनी बड़ी पोस्ट आ रही है, और हमारे एमपीपीएससी में अभी 2024 में मात्र 110 पोस्ट थी। बढ़ाने की संभावना थी, नहीं बढ़ाया गया।
उसमें बोला जा रहा है 100 पोस्ट और बढ़नी थी, लेकिन वो भी नहीं बढ़ा, और उसको इसमें अगर इंक्लूड करते हैं और उसके अलावा अगर सभी डिपार्टमेंट्स में अगर जानकारी निकालें और पिछले आरक्षण मुद्दों की वजह से जो सीटें बचाई जा रही हैं, जिसमें अभी बच्चों को सिलेक्शन नहीं मिल रहा है आरक्षण मुद्दों के मामले में, ओबीसी जनरल के मैटर को लेकर के, बिल्कुल, तो वो भी कहीं ना कहीं अगर काउंटिंग किया जाए तो आपकी जो वैकेंसी है वो काफ़ी अच्छी खासी होगी। तो सरकार को और आयोग को, दोनों को इस बात को ध्यान रखते हुए वैकेंसी अच्छी खासी देनी चाहिए। और मेरी तरफ से तो मैं तो चाहता हूं बच्चों के लिए 700 से अधिक पोस्ट आए तो हम बात करें कि हाँ एक अच्छा पोस्ट आया है, लेकिन कम से कम मैं चाह रहा हूं कि 500 या 500 से अधिक पोस्ट आए ताकि बच्चों के अंदर एक उत्साह हो, क्योंकि एमपी के बच्चों में उत्साह धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पोस्ट को भी लेकर के, एग्जाम को भी लेकर के हर तरीके से हताश निराश हो रहे हैं, तो उसके लिए सरकार और आयोग को कार्य करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। 2017 के बाद से हम देखते हैं कि प्रॉपर वैकेंसी आ ही नहीं रही है। लास्ट टाइम 2017 में ही एसआई की वैकेंसी भी देखने को मिली थी और एमपीपीएससी में भी बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी है। बिल्कुल, तो एसआई और अन्य जो व्यापम के एग्ज़ाम हैं, व्यापम ईएसबी जो भी बोलो, नाम ही सेट नहीं हो रहा है इनसे। बहुत मेरे अंदर भी बहुत गुस्सा है। तो बच्चों की छोड़ो, बच्चे 7-7 8-8 साल से तैयारी कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, कब तक तैयारी करें, क्या सवाल के जवाब दें, अपने परिवार को क्या जवाब दें। हर साल एक साल मांगते हैं कि इस साल कुछ हो सकता है, कभी न्यूज़पेपर में कोई कटिंग पढ़ लेते हैं, कभी आयोग कोई नोटिफिकेशन जारी कर देता है, कभी कैलेंडर जारी कर देता है, लेकिन एग्ज़ाम हो ही नहीं रहे। महिला पर्यवेक्षक में महिलाएं कितने दिन से वेट कर रही हैं, तो उम्मीद लगाई हुई है। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम देखें तो फ्रस्ट्रेशन होता है, बच्चों के अंदर भी है और हम टीचर्स के अंदर भी है, तो इस पर कार्य तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है सर। इसके अलावा हमारा जो अगला प्रश्न है वो यही है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं और उनके पास संसाधनों की कमी होती है, तो उनके लिए कोचिंग करना कितना ज़रूरी है इंदौर, भोपाल जैसे शहरों में आकर? कोचिंग एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न को लेकर के तैयारी करते हैं और कंफ्यूज रहते हैं, एग्ज़ाम तक कंफ्यूज रहते हैं कि मैं कोचिंग नहीं किया हूँ, नहीं की हूँ तो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये जो सवाल है बहुत सारे बच्चों को अंदर ही अंदर खाता रहता है। बहुत सारी महिलाएं हैं, शादी हो गई या किसी भी समस्या में फंसे हैं, कोई भी व्यक्ति जो जॉब कर रहा है, तो उनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो इंदौर भोपाल आकर के कोचिंग कर पाएँ, या कि बहुत सारे बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, संसाधन की कमी है, तो वो चाहते हैं एमपीपीएससी की तैयारी करना लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। और जो दुविधा लेके बैठे हैं तो मैं उनको क्लियर बता दूं कि कोचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। कोचिंग आपका ज़रूरी इसलिए होता है कि आप एक रूटीन फॉलो करें, आपकी क्लासेस हों टाइमली, आपको सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है, आपको एक रास्ता साफ करके दिया जाता है कि आपको सिर्फ इस रास्ते पे चलना है। लेकिन अगर आपको कोई रास्ता साफ करने वाला मिल जाए, मीन्स कोई मेंटोर मिल जाए, कोई गाइड करने वाला आपको मिल जाए, तो आप घर बैठे आप आराम से तैयारी कर सकते हो। और संसाधन की कमी पर मैं एक चीज़ बोलूँगा, आज की वर्तमान स्थिति में संसाधन की कोई कमी नहीं है। आज आप YouTube है, टेलीग्राम है, इतना सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पर उपलब्ध है। आप अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ज़रूरी थोड़ी है कि एमपीपीएससी के लेक्चर एग्जैक्ट नहीं मिल रहे हैं तो आप दूसरे पीएससी या यूपीएससी के लेक्चर्स देख करके आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते हो। जो टॉपिक, जो सिलेबस में टॉपिक्स कॉमन हैं, कॉन्सेप्ट बेस हैं, उनके कॉन्सेप्ट आप कहीं से भी आप ले सकते हो। तो आपको इस बात से अवगत होना है कि हमें एक मेंटोर मिल जाए, कोई गाइड करने वाला मिल जाए और आपको थोड़ा थोड़ा गाइड करता चले आपके पूरी जर्नी में, तो आप आराम से सिलेक्ट हो सकते हो। और वो कोई भी हो सकता है, आपके कोई सीनियर हो, आप जो सिलेक्ट हो गए हों, या हम जैसे कोई भी टीचर हैं, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो। और हम तो हमेशा आप लोगों के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बिल्कुल सही बात है सर। ये जो चीज़ आपने बोली ना कि एक मेंटोर होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सिर्फ एमपीपीएससी नहीं, अगर आपके पास एक अच्छा मेंटोर हुआ तो आप यूपीएससी तक क्रैक कर सकते हैं बिना किसी कोचिंग। आप लाइफ के हर एक स्टेज को पार कर सकते हो अगर आपको कोई गुरु मिल जाए, कोई मेंटोर मिल जाए, तो आपको बहुत आसानी हो जाती है। वो मेंटोर फिर आपका कोई भी फ्रेंड हो सकता है, या आपका टीचर हो सकता है, आपके माता पिता भी हो सकते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप वाकई में इतना जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने आप आपको कोई ना कोई मेंटोर जरूर मिलेगा। बिल्कुल जी।
इसके अलावा सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने बताया कोचिंग के अलावा अगर कोई मेंटर मिल जाता है तो भी आप कर सकते हैं, सेल्फ भी कर सकते हैं। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, कोई भी बच्चा सेल्फ स्टडी करता है, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि वो कम समय में ज़्यादा सिलेबस कवर कर लें, सही दिशा में काम करें? देखिए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो 3 चीज़ों को ध्यान रखना होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको कोई भी मेंटोर मिले या ना मिले, आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली चीज़, सिलेबस। सिलेबस का प्रिंट आउट निकला हो, आपके पास हो, बिल्कुल छाती से चिपका के रखो। बिल्कुल प्री मेंस पूरा सिलेबस आपको याद होना चाहिए। अगर आपने पूरा सिलेबस अच्छे से समझ लिया है, एक एक टॉपिक को आप बारीकी से पहले तो पढ़ो कि सर सिलेबस में क्या दिया है, मुझसे क्या आता है, मुझसे क्या नहीं आता है। एक ओवरव्यू बनाइए पहले, तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। और उससे आप एक आकलन कर सकते हो कि यार ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, यहाँ से हो सकती है, मैं इसको यहाँ से कर सकता हूँ, इन सभी चीज़ों में दिक्कत आएगी, देन हम इसको आगे चल करके कहीं से डील करेंगे। तो आपका सिलेबस आपकी एक पहली सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी है कि इस सिलेबस को कहाँ से कंप्लीट करें। यूट्यूब से करना है, चैट जीपीटी आज बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप लोगों के बहुत सारे सब्जेक्ट, निबंध लेखन वगैरह, आप सीधे सीधे प्रॉम्प्ट अगर थोड़ा बहुत भी अगर डालते हो, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो, सबके पास मोबाइल है, सबके पास संसाधन है मोबाइल के रूप में, आप उसका अगर थोड़ा भी इस्तेमाल करते हो तो आंसर राइटिंग मेंस के बहुत कुछ आपको मिल जाएंगे, बनने लगेंगे, है ना। बाकी टेलीग्राम पर तमाम कोचिंग के पीडीएफ एंड ऑल घूमते रहते हैं, या नोट्स हैं, टॉपर्स के नोट्स हैं, कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ उपलब्ध हो ही जाएगा अगर आप शिद्दत से तैयारी कर रहे हो तो आप लोग इस बात का ध्यान रखो कि सिलेबस हमारे पास हो, उसकी अच्छी समझ हो, हम उसको कहाँ से डील करें, कैसे पढ़ें, वो आप लोग निकालिए। दूसरी चीज़ है सफलता के लिए दूसरी सीढ़ी आपका PYQ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और मेरा ख्याल है ये जो 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये हर एक टॉपर या हर एक मेंटोर टीचर ने बताया होगा कहीं ना कहीं। तो आपको दूसरी चीज़ याद रखनी है PYQ, कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नेचर क्या है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ने बैठो तो 6 क्लास के बच्चे को, 7 क्लास के बच्चे को, 11 12th क्लास के बच्चे का स्टैंडर्ड, अलग अलग स्टैंडर्ड के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं यूपीएससी का स्टैंडर्ड, MPPSC का स्टैंडर्ड, हर जगह स्टैंडर्ड अलग अलग है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है, और सब्जेक्ट एक ही है, कॉन्सेप्ट्स भी एक ही है, लेकिन कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं हमें उसे समझना होगा। और उसका सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आपको कम से कम 5 साल के पुराने क्वेश्चंस को अच्छे से एनालिसिस करना है। 5 साल तो बहुत अच्छे से करना है, बाकी उसके पहले के 15-20 साल के क्वेश्चंस आप जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनके आप लगा सकते हो, देख सकते हो। तो ये आपकी दूसरी सीढ़ी है। तीसरी सीढ़ी है प्रैक्टिस। आप टेस्ट सीरीज, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस, MCQs, जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आप जहां से करना चाहो वहां से करो, और आप मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, तो प्री के लिए MCQs की, मेंस के लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। और जब आप इन तीनों सीढ़ियों को पार करते हो तो आप उस स्टेज पे आ जाते हो कि आप सफल होगे। बिल्कुल सर, ये क्योंकि हमने इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखा है। अभी पिछले समय से जो बच्चे हमसे जुड़े हैं, जो आपने 200 डेज हार्ड टारगेट शुरू किया है, उसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है और हमने इम्प्रूवमेंट देखा है उनमें। जो स्टार्टिंग में वो टेस्ट लगाते थे, बहुत ज़्यादा कम नंबर आते थे, अब उनमें एक रेगुलरिटी आई है, और उसके बाद जो क्वेश्चन जो वो अटेम्प्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सही होते हैं। इनफैक्ट एक चीज़ और बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई है कि उनकी जो मानसिकता है वो इस तरीके से परिवर्तित हुई है कि पहले जब क्वेश्चंस गलत होते थे तो वो लोग डीमोटिवेट होते थे। अब जब क्वेश्चन गलत होते हैं तो वो उसे एक क्वेश्चन बैंक की तरह उसे कलेक्ट करते हैं कि ये जो है हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन बैंक कलेक्ट हो गया है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट हमसे गलत नहीं हो। बिल्कुल, इसकी एक और खासियत है, जैसा मैंने बोला कि क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना ही है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ आपको जब टारगेट मिलने लगते हैं तो माइंडसेट ऐसा होता है कि मुझे आज इस टारगेट को कंप्लीट करना है। तो आपके इन सफलता की सीढ़ियों में टारगेट बना करके अगर आप अपने गोल को अचीव करना सीख जाओगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब आप छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, उनको अचीव करो, और आपका जो बड़ा टारगेट है MPPSC को सेलेक्ट होना, MPPSC को क्रैक करना, वो भी आप कर लोगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। तो सर इसी से मैं एक और प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ कि MPPSC करना कितना मुश्किल है किसी भी बच्चे के लिए? बिल्कुल, कितना मुश्किल है, कितना आसान है,
मैं इसके लिए सीधा सवाल देता हूँ। मेरी बातें कुछ सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, कुछ कड़वी होती है। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। मुश्किल जानते हो क्या है? मुश्किल है खुद से लड़ना। बिल्कुल सही। अगर आप खुद से लड़ना सीख गए तो सब आसान होगा। हर एक स्टूडेंट, हर एक व्यक्ति का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। मैंने पिछले सेशन में भी बोला था कि आप किस तरीके से किसी समस्या को देखते हो, किसी छोटी समस्या को कितना बड़ा देखते हो, किसी बड़ी समस्या को कितना छोटा करके देखते हो, ये हर एक इंसान में अलग अलग खूबी होती है। आपको ये चीज़ समझना होगा कि आपके सामने जो समस्या है उसको डील करने के लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा। तो अगर आप अपने आप से लड़ना सीख गए, और आज की 21वीं सदी में इंस्टाग्राम सबसे बड़ा जहर है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, कोई और नहीं है। आपका कंपटीशन किसी और से हो ही नहीं रहा है, कंपटीशन आपका खुद से हो रहा है। अगर आपने इंस्टाग्राम हटा दिया, सोशल मीडिया हटा दिया, टाइम टू टाइम आपने अपना पढ़ाई किया, आपने प्रैक्टिस किया, आपने रिवीजन किया, आपने पेपर दिया, आप सिलेक्ट होगे। तो खुद से लड़ो, आगे बढ़ो, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। और ये जो मुश्किलें होती हैं, वाकई में एक मैंने बहुत अच्छी चीज़ सुनी थी कि ये जीवन में एक चम्मच नमक की तरह है। बिल्कुल। जो हर व्यक्ति के पास ये एक चम्मच नमक है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। एक ग्लास पानी जैसा, एक तपेले पानी जैसा, या एक नदी की तरह। बिल्कुल। जितना बड़ा व्यक्तित्व आपका होगा उतनी ही छोटी समस्याएं आपके सामने होती। व्यक्तित्व तो समुद्र की तरह होना चाहिए। बिल्कुल। कि एक चम्मच नमक क्या एक बाल्टी नमक भी डाल दें तो समुद्र को फर्क ही ना पड़े। बिल्कुल सही बात है। अगर एक गिलास पानी में आप नमक जो डालने की बात कर रहे हो, वो एक गिलास पानी में पूरा पानी खारा हो जाएगा। और अपने व्यक्तित्व को एक गिलास पानी के बजाय समुद्र बनाइए। बिल्कुल सही बात है सर। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको पढ़ते पढ़ते 2-3 साल हो चुके हैं और उनको ऐसा लगता है कि पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उतने एफर्ट के साथ पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए, क्योंकि सामने टारगेट है और वो खूब जान भी लगा रहे हैं लेकिन उतनी इफिशिएंसी नहीं आ पा रही है। बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे मेरे से एक बच्चा डायरेक्टली पूछा था, सर मैं थक गया हूँ। अच्छा। 3-4 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरा प्री ही नहीं निकल रहा है। कुछ बच्चों के प्री निकल रहे हैं तो मेंस में अटके पड़े हैं। थक गया हूँ, मन भी नहीं लग रहा है, क्या करूँ सर, सिलेक्शन तो नहीं हो रहा है लेकिन मन भी नहीं लग रहा है। तो मैं ऐसे बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी परिस्थितियों को देखो, आप आने वाले समय को देखो। 2 चीज़ें देखो कि अगर आप सफल हो गए तो क्या मिलने वाला है, अगर आप फेल हो गए तो क्या मिलने वाला है। और अगर आपने 3-4 साल अटेम्प्ट दे दिए हैं तो आप उस चीज़ को फील कर रहे होगे फेलुअर वाला। तो आप खुद पे काम करिए। अभी तक आपने तो झुंझुना नहीं हिलाया है, पढ़ाई ही की है, तो उसको प्रॉपरली पहले तो रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, और जो नई चीज़ें हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है उस पर आप फोकस करके उसको ख़त्म करो। सिलेक्शन बहुत आसान है, मेंस और भी ज़्यादा आसान है। कंपटीशन तो मेंस में है ही नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर आपने मेंस में आंसर लिख आए ना, पूरे आंसर लिख आए सही, तो आपको पूरा सिलेक्शन मिलेगा। और सिर्फ लिखना नहीं हो पा रहा है बच्चों को लिखना ही नहीं आ रहा है, या बच्चे पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके नहीं आते हैं, 2-2 पेपर लिख के आते हैं और उसके बाद गिव अप कर जाते हैं कि आगे नहीं दे पाऊंगा। प्री में जितनी शिद्दत से पढ़ाई करते हो, मेंस में उतनी आपको शिद्दत चाहिए। और सिर्फ अपने सिलेबस के एक शब्द को बारीकी से ख़त्म कर दो, रिवाइज कर लो, आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। सही बात है सर। इसके अलावा सर एक चीज़ और, ये भी बहुत सारी बच्चों के प्रश्न निकल के आते हैं कि प्री के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं, टारगेट भी पता है क्या करना है, लेकिन जब एग्ज़ाम दे रहे हैं उस समय पे क्या होता है, पूरी शिद्दत से वो एग्ज़ाम भी देते हैं, लेकिन लास्ट जब रिज़ल्ट आता है तो सिर्फ कुछ बाउंड्री लाइन पे वो लोग जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। 1 या 2 नंबर से ज़्यादातर बच्चों के साथ ये समस्या आती है। तो वो 1-2 नंबर का जो फासला है उसको कैसे पूरा किया जाए? बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं प्री के लिए अगर बात करूं, जिन भी स्टूडेंट्स का 100 में से 70+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं प्रीलिम्स में, वो अच्छे बच्चे हैं। अच्छे बच्चे मीन्स उन्होंने सीरियसली पढ़ा है। अगर 70 से कम आ रहा है तो मक्कारी कर रहे हो या आपके अंदर अभी कमी है।
आप 70 से ऊपर ला रहे हो और सिलेक्ट नहीं हो रहे हो, तो इसमें कमी जानते हो कहाँ पर आ रही है? यहाँ पर कमी, या तो आप टेस्ट में कमी कर रहे हो, आप क्वेश्चन उतने प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, या फिर आपकी सबसे बड़ी कमी होगी एमपी जीके। अगर आप एमपी जीके में कमजोर हो तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता, चाहे प्री चाहे मेंस। आपके 100 में से 40 प्लस क्वेश्चन आपके क्या आने वाले हैं? एमपी जीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर आप एमपी जीके को नजरिया चेंज करके देखोगे, आप उसको एक सब्जेक्ट ना मान करके 4 सब्जेक्ट मानो, बिल्कुल, और 4 सब्जेक्ट के बराबर एफर्ट लगाओ, तो आपका एमपी जीके स्ट्रांग होगा। क्योंकि 40 क्वेश्चन 4 सब्जेक्ट के बराबर है और 40 से ज्यादा ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोगों को प्रैक्टिस और एमपी जीके पर काम करना होगा अगर आपका सिलेक्शन 2-4 क्वेश्चन से रुक रहा है तो। बिल्कुल, क्योंकि होता क्या है, एमपी के भी बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और बाहर आके बच्चे बोलते हैं कि यार गलती से ये क्वेश्चन गलत, बिल्कुल इजी क्वेश्चन गलत करके आते हैं, बिल्कुल इजी। और आयोग 5-6 क्वेश्चन तो आयोग के द्वारा कैंसिल कर दिए जाते हैं या फिर वो गलती की जाती है, तो उस कारण से भी कंपटीशन बढ़ जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि जो बच्चे अभी हाल ही में 2024 का मेंस देने वाले हैं, वो बच्चे क्या करें? क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो हमारे ही ऐसे थे जिन्होंने आपके वीडियोस देख के प्री क्लियर किया, लेकिन मेंस की उनकी कोई तैयारी नहीं थी। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए कि मेंस में अच्छा अटेम्प्ट दिया जाए? बिल्कुल, जो बच्चे अभी एमपीपीएससी 2024 का मेंस लिख रहे हैं जी, क्लियर शब्दों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है ही नहीं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। बहुत सारे बच्चे गिव अप कर चुके हैं और बहुत सारे बच्चे लगे हुए हैं। तो जो लगे हुए हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ, और जो नहीं लगे हुए हैं वो भी थोड़ा ध्यान दे करके सुन लीजिए। अगर आपने मेंस का सिलेबस बस कवर कर लिया और आंसर बस लिख के आ गए, बहुत अच्छा फॉर्मेटिंग भी नहीं है, फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसकी गारंटी दे रहा हूँ। ऐसा ही 2020 में हुआ था, 2019 के बाद 2020 में सिलेबस चेंज हुआ था। बहुत बच्चे इसका फायदा उठा करके सिलेक्ट हुए हैं। आप लोगों को मैं क्लियर बता दूं, आपका जो सिलेबस है उसको डिकोड करो, एक एक शब्द के जो आंसर हो सकते हैं उनकी फॉर्मेटिंग करके बस आप पढ़ लो 2-4 बार, आपका बहुत अच्छे से सिलेक्शन होगा। या फिर कहीं से नोट्स अरेंज कर लो, 2-3 बार रीडिंग कर लो, आप अपना सिलेबस खत्म बस कर लो ध्यान से, क्योंकि समय बहुत कम है। 21 अक्टूबर आपका डेट है, अब उतना समय रह ही नहीं गया है, तो आप फटाफट चीजों को समराइज कर लो तो आपके लिए बेहतर होगा। हाँ, मतलब मेंस में तो ऐसा है कि ये एमपीपीएससी का एक आग का दरिया है और आपको तैर के जाना है उस पर। अगर आप डूबेंगे तो डूबते चले जाओ। और जैसे जैसे ये ईयर्स आगे बढ़ेंगे कंपटीशन बढ़ता जाएगा। अभी 2024 में जो बच्चे मेंस लिख रहे हैं कंपटीशन कम है, 25 में कंपटीशन बढ़ जाएगा। आपको मेंस में और अच्छी पकड़ बनानी होगी, 26 में और अच्छी पकड़ बनानी होगी। सिलेबस जितना पुराना होता जाता है कंपटीशन बढ़ता है, नो डाउट। सही बात है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ज्यादा है सर, बिल्कुल लिमिटेड टाइम में उतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अगर आप सिर्फ लिख के भी आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा जी। बिल्कुल। इसके अलावा सर लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जो अब 2025 है एमपीपीएससी, उसके लिए प्री निकालने के लिए फाइनल टिप्स क्या हो सकते हैं? टिप्स बहुत आसान है, जो मैंने बोला, आपको सिलेबस बढ़िया से अच्छे से याद हो। 10 यूनिट है, 10 की 10 यूनिट को आप बढ़िया से ख़त्म करो, जिसमें से 4 यूनिट आपके एमपी जीके है, उसको बढ़िया से ख़त्म करो। ख़त्म करके उसके क्वेश्चंस लगाते चलो। क्वेश्चंस अभी से लगाओगे तो बेहतर रहेगा। अगर लास्ट मोमेंट पे छोड़ोगे कि लास्ट के 1-2 महीने में हम टेस्ट सीरीज लगा करके कंप्लीट कर लेंगे, तो नहीं होगा। आप लोग अभी से टॉपिक ख़त्म करो, क्वेश्चंस लगाओ, टॉपिक ख़त्म करो, क्वेश्चंस लगाओ। 10 की 10 यूनिट पे पूरा फोकस होकर के रिवीजन पर बार बार ध्यान दो। रिवीजन जितना अच्छा होगा उतना ही आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। बिल्कुल सर। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारे पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा और आपके मन में चलने वाले बहुत से सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं और हम ज़रूर कोशिश करेंगे उन सवालों के जवाब देने की। तो विदा लेती हूँ आज के इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद।